नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो यानी क्लास रहने वाली न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहने वाली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके और इनकी बहुत प्रोबेबिलिटी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बतानी इनमें से। तो एक चीज़ आप याद रखना कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो जो अमीनो एसिड है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, जिसे एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी बिल्डिंग फूड। इनमें से आपको बॉडी बिल्डिंग फूड है वो नहीं है, वो आपको इनमें से बताना है। एक है इनमें से जो बॉडी बिल्डिंग फूड का निर्माण नहीं करता है, वो कौन सा फूड है वो आपको यहाँ से छांट कर बताना है, ठीक है। एक को छोड़ कर है इनमें से, यानी कि मीट, पल्सेज एंड लेग्यूम्स या फिर फ्रूट्स या फिर एग। तो एक चीज़ आप याद रखना, जितने भी मीट है, पल्स है और लेग्यूम्स है या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं और एग्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर तो सी रहने वाला है। लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको क्या बताना है? जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं सारे के सारे ए को छोड़कर। तो जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। विटामिन के दो टाइप्स होते हैं जिन्हें अपन दो डिवाइड करते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल जो आपके सामने इनमें से 3 दे रखे होंगे, और एक है वो आपका वाटर सोल्यूबल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे कौन से आपके? फैट सोल्यूबल, ठीक है। और आप चीज़ याद रखना कि जो विटामिन बी एंड सी ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। ये दोनों को दोनों आपको मैंने विटामिन जो डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स होते हैं विटामिन के, वो आपको बता दिए। फैट सोल्यूबल होते हैं ए, डी, ई के, और बी एंड सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक को छोड़कर बताना था, तो ए, डी, ई के, ए हो गया, ये आपका हो गया फैट सोल्यूबल, ये भी आपका फैट सोल्यूबल और ये भी आपका फैट सोल्यूबल। तो पीछे बचा आपका डी जो आपका क्या है? वाटर सोल्यूबल। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है वो मतलब किसका मतलब ज़्यादा सोर्स है वो किस में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। रिच सोर्सेज ऑफ यानी कि कौन से विटामिन के अंदर है आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का जो सोर्स है मिलता है। तो देखिए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है वो भी आपका कौन सा होता है? बी होता है, यानी कि बी आंसर तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन आप कुछ चीज़ें याद रखना, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब बी जो है विटामिन वो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और क्रियल्स यानी कि जो अनाज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? विटामिन बी जो आपके रिचेस्ट सोर्स होते हैं। लेकिन जो विटामिन डी है वो आपका प्लांट ओरिजिन फूड में नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है? वेजिटेबल, यानी कि प्लांट ओरिजिन में नहीं होता है, प्लांट ओरिजिन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी है वो मेनली आपके खट्टे, यानी कि जो मतलब कुल मिलाकर जो मेनली जैसे खट्टे होते हैं ना विटामिन सी, जैसे ऑरेंज हो उस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। किस में होता है? जो आपके विटामिन सी है वो खट्टे, यानी कि खटास वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना उनमें है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जो विटामिन ए होता है वो आपका
प्रोविटामिन होता है, यानी कि मेनली गाजर और कैरेट्स में पाया जाता है। ये किस में होता है? मेनली गाजर है, हिंदी में बताए तो उनमें आपका ये पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोविटामिन होता है। विटामिन ए है वो आपका प्रोविटामिन कहा जाता है। क्या होता है? प्रोविटामिन। लेकिन हरे पत्तेदार है सब्जियां, वो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, आपके सामने आंसर है विटामिन बी। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एन अडल्ट मैन इज, यानी कि अडल्ट मैन के अंदर डेली कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की? देखिए, देखो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, एक तो अडल्ट यानी कि अडल्ट मेन और वुमेन के अंदर है वो अलग अलग होती है। यानी कि मेन और वुमेन के अंदर डेली विटामिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? 40 mg पर डे। तो ए आंसर तो आपका यहाँ पर करेक्ट है ही। लेकिन कुछ चीज़ याद रखना कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, देखो मेन और वुमेन जो अडल्ट है उनमें तो 40 mg पर डे, ठीक है, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं पर डे। ठीक है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर 60 mg होती है डेली की रिक्वायरमेंट। कितनी? किसके अंदर? प्रेग्नेंट वुमन के अंदर डेली रिक्वायरमेंट होती है 60 mg की। ठीक है, लेकिन अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है उनमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है कितनी? 80 mg की। ये किस में होती है? लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर के अंदर डेली रिक्वायरमेंट होती है 80 mg विटामिन सी की। तो करेक्ट आंसर आपको ओनली अडल्ट मेन के अंदर पूछा है। मेन पूछो चाहे वुमेन पूछो, जो अडल्ट है उनके अंदर डेली की 40 mg की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। आपको पोटेशियम का रिच सोर्स बताना है। तो पोटेशियम मोस्टली फूड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फूड में होता है। ठीक है, और जिनमें क्या होते हैं, अनाज हो या ड्राइड पीज यानी कि जो सूखे मटर और बीन्स होते हैं ना, उनके अंदर कोई फ्रेश वेजिटेबल्स है, या फिर स्वीट पोटैटो जो आप शकरकंद वगैरह होते हैं, या फिर जो स्पिनाच जैसे पालक वगैरह है, और जो फ्रेश और ड्राइड फ्रूट होते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें भी पाया जाता है। और जो जैसे सूरजमुखी के बीज जैसे सनफ्लावर सीड्स होते हैं, नट्स है, गुड्स हैं, फ्रेश फिश और बी प्योर पोल्ट्री में होते हैं। ये क्या है? किस में होते हैं? मेनली पोटेशियम मोस्टली फूड में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बनानाज है वो आपका, ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि रिच सोर्स पूछा आपको पोटेशियम का, तो पोटेशियम रिच सोर्स है बनाना, यानी कि केला है वो आपका रिच सोर्स है। ठीक है, मोस्टली आपका फूड में पाया जाता है, जबकि ऑप्शन के अनुसार आपका बनाना है यानी कि फूड्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और किस किस में होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, अनाज है, और है वो आपका ड्राई फ्रूट्स है। ठीक है, और आपका जैसे फ्रेश वेजिटेबल है उसमें भी पाया जाए। खूब सारे मतलब ऐसे खूब सारे फूड्स वगैरह है अलग अलग, जैसे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटोज। ठीक है, और जैसे पालक है उसमें भी पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन आपको मेनली रिच सोर्स पूछा है तो बनाना यानी कि केला के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द मिनिमम आयोडीन कंटेंट ऑफ साल्ट एट कंज्यूमर लेवल शुड बी, यानी कि जो कंज्यूमर लेवल पर है वो जो नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा है, वो लेवल है वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कम से कम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बी आंसर, यानी कि 15 ppm वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आयोडीन की कमी से आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों, मतलब आयोडीन की कमी से जो डिसऑर्डर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रोडक्शन लेवल पर नमक के जो आयोडीजेशन का मिनिमम लेवल है वो 30 पार्टिकल्स है, या फिर कंज्यूमर लेवल पर होना चाहिए तो 15 पार्टिकल। ठीक है, मिनिमम लेवल पूछा जाए तो आपको आयोडीजेशन का मिनिमम लेवल है 30 पार्टिकल्स। ये क्या है? मिनिमम लेवल किसके लिए? आयोडीजेशन। ठीक है, लेकिन अपने को पूछा क्या है? कंज्यूमर लेवल पर, तो कंज्यूमर पर है आपका कितना? 15 पार्टिकल्स। ठीक है, अब अगला आपके सामने क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मेनली फाउंड इनटू, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है मेनली किस में पाया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने, इन्फेंट अंडर वीनिंग या फिर ए एंड बी, यानी कि जो आपका ए एंड या बी मत कीजिए, आप सी कर दीजिए, ठीक है। तो इन्फेंट अंडर वीनिंग या फिर ए एंड सी, प्री स्कूल चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं या फिर अडल्ट के अंदर। तो देखिए प्रोटीन एनर्जी जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है इन्फेंट की, उसमें मोस्ट कॉमन होता है। किस में होता है? मोस्ट कॉमन आपको पूछा जाए तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ किसकी? इन्फेंट की, उसके अंदर है वो मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। हालांकि ये मतलब यूजुअली 5 वर्ष की जो एज होती है ना, 5 वर्ष की एज जो आपके सामने दे रखा है, प्री स्कूल एज 3 से 5 साल की, उसमें मतलब प्री स्कूल से पहले होता है। लेकिन अपने को यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका किस में रहने वाला? इन्फेंट अंडर वीनिंग, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो बच्चे की होती है उसके अंदर है वो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है, ठीक है। मोस्ट कॉमन भी इसमें ही रहता है। आपको मेनली पूछा है तो मेनली भी यही चीज़ आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर होता है तो वो होता है किसमें? प्री स्कूल चिल्ड्रन जो 3 से 5 साल की एज वाले होते हैं उसमें होता है। अडल्ट में ये किसी प्रकार का नहीं होता है। आपको ए एंड सी आंसर यहाँ पर दोनों नहीं गया क्योंकि अपने को मेनली यानी कि मोस्ट कॉमन पूछा है, तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, फ्लैग साइन प्रेजेंट इनटू, फ्लैग साइन है वो किस में होते हैं? क्वासियोरकोर, मेरास्मस, स्कर्वी या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया। देखिए हाइपोपिगमेंटेड और नॉर्मली पिगमेंटेड हेयर्स का जो अल्टरनेट बैंड होता है ना, वो क्वासियोर में फ्लैग जैसा साइन दिखाई देता है, जिससे अपन फ्लैग साइन कहते हैं। किस में होता है? हाइपो पिगमेंटेड। इसमें क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? पिगमेंटेड हेयर्स, पिगमेंटेड हेयर्स का क्या होता है? अल्टरनेट बैंड है वो क्वाशियोरकोर, उसके अंदर है वो फ्लैग साइन है वो आपके जैसे दिखाई देते हैं। और जो ज़ीरोफ्थैल्मिया है एक ऐसी कंडीशन में जिसमें क्या होता है? आई टीयर्स प्रोड्यूस करने में फेल्स रहती है, यानी कि जो आई टीयर यानी कि आंखों में जो आंसू होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के अंदर ये ज़ीरोफ्थैल्मिया जो कंडीशन है वो फेल रहती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको क्या है? फ्लैग साइन किस में दिखाई देता है? आपका क्वाशियोर के अंदर। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन आपको ज़ीरोफ्थैल्मिया के बारे में कुछ बताएं तो आप याद रखना आई टीयर्स का प्रोडक्शन, आई टीयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि कंडीशन क्या रहती है? फेल्स रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको फ्लैग साइन के अनुसार क्वाशियोरकोर आपका आप यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, गोमेज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिटार्डेशन ऑफ, यानी कि जो गोमेज क्लासिफिकेशन होता है किसके आधार पर वो रिटार्डेशन होता है, किसके आधारित होता है? यानी कि वेट के आधार पर या फिर बॉडी हाइट और वेट या फिर हाइट या फिर इन सब के ऊपर। देखो एज के लिए एक्सपेक्टेड वेट के परसेंटेज के आधार पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करने के लिए गोमेज क्लासिफिकेशन सबसे अर्लीस्ट सिस्टम में से एक होता है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज के आधार पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करने के लिए तो जो एक्सपेक्टेड वेट होता है एज के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इसके अनुसार क्या रहने वाला? जो वेट का ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड आप ये चीज़ याद रखना कि एज के एक्सपेक्टेड वेट के परसेंटेज के आधार पर ये चीज़ आप याद रखना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करने के लिए गोमेज क्लासिफिकेशन का सबसे अर्लीस्ट सिस्टम है। क्या है? अर्लीस्ट सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? वेट का, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम के लिए वो किस प्रकार होती है? तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? एटीपीज के अनुसार रहती है वो कैल्शियम की एक्टिवेशन करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि जो एटीपीज है ये एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? फॉस्फेट और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी को स्प्लिट्स करते हैं। क्या करते हैं?
पहली बात तो याद रखना कि ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और ये क्या करते हैं, फॉस्फेट एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, एटीपीज को स्प्लिट्स करते हैं, ठीक है। लेकिन सेल में जो एंजाइम है, मतलब इस एंजाइम की जो एक्टिवेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रहती है कैल्शियम की। यानी कि अगर सेल के अंदर पूछा जाए तो सेल के अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन के लिए क्या होता है, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो कैल्शियम की, कैल्शियम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पूछा जाए तो आपका एटीपीज के अंदर है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, आयरन, कॉपर, जिंक या फिर गोल्ड। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। क्या है, आयरन पिगमेंटेड कंटेंट, क्या है, आयरन पिगमेंटेड कंटेंट है क्या, हीमोग्लोबिन। और जो किस में पाया जाता है, जो आपका मूलतः आरबीसी के अंदर है वो पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, ये मिलता है, जो लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्या करता है, इसका काम क्या है, टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू लंग्स, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन के अंदर, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है वो 3.34 मिलीग्राम। यानी कि अगर आपको पूछे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कंटेंट, तो आप याद रखना कितना होता है, 3.34 मिलीग्राम आयरन। ये आप याद रखना कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेंट 3.34 mg आयरन होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो आरबीसी का प्रॉपर फॉर्मेशन है वो मेनली हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 और फोलिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए मतलब कंपलसरी होता है, ठीक है। प्रोटीन, आयरन और कॉपर जैसे न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है कि जो रेड बोन मेरो के स्टेम सेल्स में डीएनए सिंथेसिस के लिए ये क्या होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि विच एलिमेंट और फाउंड इन हीमोग्लोबिन, तो आयरन की कितनी महत्व है इसके अंदर, वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहता है, ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।